हाल ही में उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में दुनिया के कई देश एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये मुद्दा था साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का। साइट्स, इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो आखिर ये साइट्स है क्या, और ये हमारी धरती की सबसे कमज़ोर प्रजातियों को कैसे बचाता है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, यही साइट्स का पूरा सार है। इसका मकसद व्यापार यानी ट्रेड को रोकना नहीं है, बल्कि उसे एक जिम्मेदार रास्ते पर लाना है। ये कॉमर्स और कॉन्जर्वेशन यानी व्यापार और संरक्षण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, ताकि इंसानी ज़रूरतें किसी भी जीव के अस्तित्व पर भारी न पड़ें। जरा एक पल के लिए गहरे नीले समंदर की कल्पना कीजिए। वहां एक शानदार शिकारी बेखौफ घूमता था, लेकिन फिर इंसानी लालच ने उसे खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। ये कहानी उसी शिकारी की है, और यही कहानी हमें बताती है कि आखिर साइटीज जैसे समझौते की जरूरत क्यों पड़ी। हमारी इस कहानी का हीरो है ओशियानिक व्हाइट टिप शार्क। इसके पंखों के जो सफेद सिरे थे वही इसकी पहचान थे, और ये खुले समंदर का बादशाह माना जाता था। लेकिन अफसोस, यही खूबसूरत पहचान इसके लिए एक अभिशाप बन गई। हुआ ये कि इसके पंखों की ग्लोबल मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ ही दशकों में इसकी 90% से ज़्यादा आबादी खत्म हो गई। इसका शिकार इस हद तक हुआ कि प्रजाति लगभग गायब ही हो गई। ओशनिक व्हाइट टिप शार्क जैसे संकटों ने ही असल में साइट्स को जन्म दिया। दुनिया को ये बात समझ में आ गई थी कि जब जानवर और पेड़ पौधे सरहदों को नहीं मानते, तो उन्हें बचाने की कोशिशें भी सरहदों में नहीं बन सकती। ये एक साझा जिम्मेदारी है। तो साइट्स की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। ये वो दौर था जब दुनिया पहली बार पर्यावरण को लेकर गंभीर हो रही थी। इसकी नींव 1973 में वॉशिंगटन डीसी में रखी गई, और ये 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। और हाँ, एक खास बात, जिस दिन यानी 3 मार्च को इस पर दस्तखत हुए थे, उसी तारीख को आज हम सब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, कोई भी देश अपनी मर्जी से साइट्स में शामिल होता है, लेकिन एक बार जब कोई देश इसका सदस्य बन जाता है, जैसे भारत 1976 में बना, तो इसके नियम उस देश पर कानूनी तौर पर लागू हो जाते हैं। इसका पूरा मैनेजमेंट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP देखता है। ये सिस्टम बहुत ही सीधा और असरदार है। सबसे पहले है अपेंडिक्स I। इसे आप रेड लाइट समझ लीजिए। इसमें बाघ और गेंडों जैसी प्रजातियां हैं जिनका ट्रेड लगभग पूरी तरह से बैन है। फिर आता है अपेंडिक्स 2 यानी येलो लाइट। इसमें ज्यादातर प्रजातियां आती हैं। इनका ट्रेड हो तो सकता है, लेकिन बहुत सख्त निगरानी और परमिट के साथ। और आखिर में है अपेंडिक्स 3। ये एक स्पेशल कैटेगरी है, जहां कोई एक देश अपनी किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग सकता है। और यही साइट्स की सबसे बड़ी खूबी है। इसका असली मकसद ट्रेड पर ताला लगाना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदार बनाना है। ये पक्का करना है कि व्यापार कानूनी हो, टिकाऊ हो और पारदर्शी हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन खूबसूरत वन्यजीवों को देख सकें। चलिए अब सीधे समरकंद में हुए उस हालिया सम्मेलन पर वापस आते हैं। ये साइट्स की कहानी का सबसे नया चैप्टर है, जहां दुनिया भर के देश नए खतरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। इस समिट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी, वो था एक नंबर 77। जी हाँ, कुल 77 प्रजातियों को साइट के तहत नया या और मजबूत संरक्षण दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो दिखाता है कि दुनिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कितनी गंभीरता से ले रही है। और इस फैसले के साथ हमारी कहानी एक शानदार मोड़ पर आ जाती है। याद है वो ओशियानिक व्हाइट टिप शार्क? उसे अब सबसे ऊंचे स्तर का प्रोटेक्शन मिल गया है। उसे अपेंडिक्स I में डाल दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब उसके पंखों का इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से बैन है। ये उस शार्क के लिए एक नई उम्मीद है, और संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ी जीत है। इस सम्मेलन में भारत ने भी एक अहम भूमिका निभाई। हुआ ये कि जब यूरोपियन यूनियन ने औषधीय पौधे गुग्गुल पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा, तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत का तर्क एकदम सीधा था, हम संरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई भी फैसला सिर्फ अनुमानों पर नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक डेटा पर आधारित होना चाहिए। भारत ने कहा कि पहले गुग्गुल की आबादी का सही से आकलन किया जाए, उसके बाद नियम बने, और यह विज्ञान आधारित संरक्षण की एक बड़ी जीत थी। तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात,
लेकिन सवाल ये है कि साइट्स जैसे ग्लोबल समझौते भारत में जमीनी स्तर पर कैसे काम करते हैं। आइए जरा भारत के मजबूत संरक्षण ढांचे को समझते हैं। देखिए, भारत के पास वन्यजीव संरक्षण का एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसकी नींव तो हमारे संविधान में ही है। आर्टिकल 51A(G) हर नागरिक का कर्तव्य तय करता है और आर्टिकल 48A राज्य की जिम्मेदारी। इसका कानूनी आधार है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो साइट्स के नियमों को भारतीय कानून का हिस्सा बनाता है। और इन कानूनों को लागू करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB जैसी संस्थाएं हैं जो अवैध व्यापार के खिलाफ दिन रात काम करती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, WCB सिर्फ भारत के अंदर काम नहीं करता, ये इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। अगर वन्यजीव अपराधियों का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है तो उन्हें पकड़ने वाला जाल भी तो पूरी दुनिया में बिछाना पड़ेगा। साइट्स की इतनी सारी सफलताओं के बावजूद ये मानना बहुत जरूरी है कि संरक्षण की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ मुश्किलें हैं। समरकंद में एक प्रस्ताव आया था कि उन स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को भी साइट्स में जगह दी जाए जो रोज़ाना वन्यजीवों के साथ रहते हैं, क्योंकि आखिरकार संरक्षण तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय लोग उसके साथ हों। लेकिन लागत और इसे लागू करने की मुश्किलों की वजह से ये प्रस्ताव खारिज हो गया। ये हमें संरक्षण की सबसे बड़ी दुविधा दिखाता है, नीतियों और ज़मीनी हकीकत के बीच का फासला। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, हम दुनिया के वन्य जीवों की रक्षा कैसे करें बिना उन लोगों को पीछे छोड़े जो उनके साथ अपना घर, अपना जंगल साझा करते हैं। साइट्स जैसे समझौते एक मजबूत ढाल तो हैं, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब संरक्षण और इंसानियत एक साथ चलेंगे। हमारा भविष्य इसी संतुलन को साधने में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।